To all of you, you are looking so cheerful and you are ready to study in about history. It means you are going to be habitual of listening a story, but it is very good to you because you are going to prepare in about your exam. ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतिहास को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और वह इसलिए तैयारी कर रहे हैं और आप अपने एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को मेंटली रूप से तैयार कर रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। आप जानते हैं भारत एक देश, संप्रभु देश है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का मौसम इतना फेवरेबल था। 4 महीने जाड़ा पड़ता था, 4 महीने गर्मी पड़ता था। विभिन्न प्रकार की फसलें होती थी, उत्पादन करते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, राजा अपने शासन को बढ़िया से चलाते थे, चारों तरफ सुख चैन था और इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। सोना एक कीमती धातु होता है और उसकी चमक, उसकी मांग, उसकी लोकप्रियता, लोग सोने की चिड़िया थी। यह सुनकर विदेशी जो थे लालचाई आंखों से भारत की तरफ देख रहे थे कि किसी प्रकार अमेरिका चल जाते तो गजब अमीर बन जाते, ब्रिटेन चले जाते तो 4 चांद लग जाता। सुख समृद्धि के लिए हम विदेशों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक जब विदेशी अमीर बनने के लिए भारत पर आना चाहते थे, लेकिन उनके इरादा ऐसा नहीं था। हम तो वहां जाते हैं कमाने के लिए, उसे भी आगे जाते थे, इसको पूरी तरह से हड़प लो और अपना कर लो। यानी एक गांव में जब कोई व्यक्ति अमीर होता है तो उसके बहुत से चापलूस लोग हो जाते हैं, लगता है सब इसके हित ही हैं। लेकिन जब कोई उल्टा विपरीत समय आता है तो ऐसा कब होता है, आप पूछेंगे सर जी ऐसा कब होता है? तो आप देखिए, आप मान लीजिए कोई अंगुलीमाल डाकू है और कोई आदमी बहुत अमीर है। जब लोगों को पता चलता है कि अंगुलीमाल डाकू उस पर हमला करने वाले हैं तो सब भाग खड़े होते हैं कि वो आएगा, इसको तो लूटेगा ही, हमें भी क्या करेगा, ले। यही था। जनपद और महाजनपद विकसित हो चुके थे, छोटे छोटे बहुत से राज थे और वो राज आपस में अपने ही में वैमनस्य रखते थे। उनके लिए क्या था कि नहीं विकास, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधो, आगे कौन हला। केवल स्वयंवर, शादी, ये सब जो है इसके पीछे लोग इतने थे, यानी भोग विलास इतनी बढ़ गई थी, लोग आगे की तरफ, चूंकि समृद्धि बढ़ गई थी तो लोग दिमाग नहीं लगाते हो गई थी। यानी शुरू शुरू में जो एनर्जी था वो आगे एनर्जी नहीं रहता। इसी को जीवन में ऐसे समय आता है तो इसको साहित्य की भाषा में पर्वत बोला जाता है। एक ऐसा समय आता है जो समृद्धि रुक जाती है क्योंकि आदमी निष्क्रिय हो जाता है। ठीक वही स्थिति थी। हर राजा एक दूसरे राजा के टांग खींचते थे। इस बात का भनक जब कोई घटनाएं घटित होती है तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश दूसरे देश के, अपने देश के बारे में कम जानेंगे, दूसरे देश की सूचनाएं ज्यादा रखते हैं और इसके लिए भारत में होता है गुप्तचर विभाग। वैसे उस समय भी होता था। विदेशी समझते थे कि अमीर होना है तो चलो भारत पर आक्रमण किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे राजा हैं, सब आपस में ही लड़ते रहते थे। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ा चर्चित नाम है। कोई व्यक्ति जब सिकंदर महान, तो एक बच्चा सिकंदर महान कैसे हो गया
और पूरी दुनिया में फेमस कैसे हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे भारत एक पेनिनसुलर कंट्री है, प्रायद्वीपीय देश है, वैसा ही यूनान जो है वो भी एक पेनिनसुलर है। और उसी यूनान में मैसिडोनिया, मैसिडोनिया एक जगह है, मैसिडोनिया, इसी मैसिडोनिया के शासक थे, उनका नाम था फिलिप सेकेंड, यानी फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा थे, वो अपने राज का विस्तार कर रहे थे। सिकंदर उनका लड़का था, वो छोटा था, उसने कहा पिताजी सब राज आप ही जीत लेंगे तो हम विश्व विजेता कैसे बनेंगे, क्योंकि इतिहास में कभी कभी टर्निंग पॉइंट आता है, एक योग्य पिता का संतान उससे भी योग्य होता है। जैसे आप राम लौट महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कालखंड आता है, ठीक वैसा फिलिप तो योग्य थे ही, उनका पुत्र जो था सिकंदर, वो किस महत्वाकांक्षा बचपन से ही काफी ऊंची थी। पिता को इस बात का बड़ा खुशी था, और पुत्र होनहार हो और पिता सर्व संपन्न हो, तो उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर माहौल देना चाहता है ताकि वह अपने सपनों को, फिलिप ने भी अपना दिमाग लगाया कि इस बालक को किस प्रकार का एटमॉस्फेयर वातावरण दिया जाए ताकि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। क्योंकि माहौल देना, जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो आप जो बनना चाहते हैं उसमें माता पिता का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माता पिता ही माहौल देते हैं और उसी माहौल में बच्चे आगे बढ़ते हैं। सिकंदर को भी बहुत उचित माहौल मिला। आप उस समय 6वीं शताब्दी के आसपास यूनान में काफी तेजी से बदलाव हो रहा था। नौजवानों को, किसी भी देश को बदलने के लिए नौजवानों को बदलना जरूरी होता है। ये बात समझ में आ गया था सुकरात को। सुकरात का नाम आप सब जानते हैं क्योंकि वह एक थिंकर थे। थिंकर मतलब होता है विचारक, विचार करने वाले। विचार करने वाले क्या होते हैं, जैसे हम लोग दर्पण में अपने शकल को देखते हैं, वही को देखते हैं, समझते हैं। वो समझे कि देश को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग होते हैं जो नैसर्गिक, उनके पास शक्ति होती है जो अपने देश और समाज के लिए कुछ, कि देश को मजबूत करना है तो नौजवानों को मजबूत करना होगा। नौजवान मजबूत कैसे होंगे, जब उनके दिमाग को प्रशिक्षित किया जाए। तो वो नौजवानों के बीच जाते थे, कहते थे यू लिसन द वॉइस ऑफ योर हार्ट एंड ट्राई टू फॉलो दैट, यानी तुम सब अपने दिल की आवाज को सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, यानी तर्क के आधार पर जो उचित हो उसे करो। ऐसे अच्छा काम करे थे, लेकिन दुख की बात है इनके कार्यों को उस समय के जो राजा को पसंद नहीं की और इनको मृत्यु दंड देना पड़ा। और इन्होंने सहस मृत्यु दंड को स्वीकार भी किया। ये बहुत अच्छे आदमी थे। इनका शिष्य था प्लेटो। इनके शिष्य जो थे उनका नाम था प्लेटो। तो योग गुरु का चेला भी योग ही होता है। और प्लेटो के शिष्य थे, वो बड़े चर्चित नाम है, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, he is written in about political science and he was the specialist of biology। विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, क्योंकि इनके पिता भी एक बहुत अच्छे वैद्य, उस समय के अच्छे डॉक्टर थे। तो इसलिए साइंस भी इनको आता था और इन सब चीजों पर, पॉलिटिक्स पर भी इनका काफी मतलब पकड़ थी। और इनके तीक्ष्ण, इनके प्रसिद्धि को जानकर जब अरस्तु 42 साल के उम्र, सिकंदर महान, सिकंदर सिकंदर जो है फिलिप का जो पुत्र थे, इनकी उम्र थी 11 से 13 साल के बीच में। अरस्तु को फिलिप ने क्या किया, सिकंदर का टीचर नियुक्त किया। सिकंदर ने
अरस्तु ने सिकंदर को खूब बढ़िया से राजनीति शास्त्र की, युद्ध कला की, साम दाम दंड भेद जो नीति है, इन चारों में पारंगत कर दिया। यानी मेक कंप्लीट सेंसिबल ऑफ सिकंदर, इन्होंने पूरी तरह से इनको सेंसिबल बना दिया। और हर प्रकार के जो परोपकार, इन गुणों को भी जो है अरस्तु ने सिकंदर को दिया। ये नहीं कि निष्ठुर आतताई बन जाए, ऐसा नहीं। इन्होंने एक अच्छा राजा के जो गुण थे वो सारे गुण सिकंदर में अरस्तु पूरी तरह से तैयार हो गए। और फिलिप के बाद ये मैसिडोनिया के शासक बने, आसपास के क्षेत्रों को जीता। और अब इन्होंने भारत जीतने तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि भारत का पश्चिम और उत्तर का हिस्सा जो था उस समय पहाड़ था। कंधार होते हुए झेलम नदी को पार किया। और यहाँ हुआ क्या, वल्फ मतलब बैक्टीरिया एक जगह था जहां के राजा थे आम्भिक। तो इनको पता चला कि सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो आम्भिक का एक शिष्टमंडल जाकर सिकंदर से मिला और भारत पर ही आक्रमण करने के लिए उनको हर प्रकार की मदद देने का वचन दिया। ध्यान दीजिएगा, भारत में शुरू से ही देशभक्त रहे हैं तो देशद्रोही भी रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान देशभक्त थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, तो जयचंद देशद्रोही भी था जो शत्रु से क्या हुआ था, मिला हुआ था। आम्भिक जो था, आम्भिक यह जो था राजा था, कहाँ का राजा था, तक्षशिला का, तक्षशिला का राजा था। और यह मिल गया सिकंदर से शिष्टमंडल, और भारत पर ही आक्रमण करने के लिए इसने मदद देने की बात की। इनके सहयोग से सिकंदर ने कई राजाओं को हराया। लेकिन एक राज था पौरव, और पौरव राज के जो राजा थे उनका नाम था पोरस बड़े ही देशभक्त राजा थे। अपने देश की मिट्टी के लिए जान लगाकर लड़ना, मरना, बलिदान होना जानते थे। और इसके लिए जब इनको पता चली तो पोरस डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि आए हुए शत्रु का भरपूर सामना करने के लिए सैनिकों को तैयार किया आनंद फानन में, और ललकारा और बोला, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। यानी शत्रु पर ऐसा आक्रमण करो कि शत्रु चारों पल्ले क्या हो जाए, चित हो जाए। एक नेतृत्व करता राजा और एक सेनापति के कार्य कुशलता पर ही राज्य और सेना का संचालन निर्भर करता है। पोरस बहुत ही योग्य राजा थे, और जब भारतीय अपने सैनिकों को इन्होंने ललकारा दिया, इनके जो सेनापति थे उन्होंने भी इनको काफी सहयोग दिया। और उधर से एक प्रशिक्षित सेना, ध्यान दीजिएगा, एक प्रशिक्षित सेना थी किसकी, सिकंदर की। वो जब आक्रमण की तो इन लोग को युद्ध हुआ, बितस्ता नदी, बितस्ता का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। बितस्ता का युद्ध जो हुआ था 326 ईस्वी सन की जब शुरुआत में थी, ईसा पूर्व हुआ था। बितस्ता जगह का नाम। और पोरस के सेनाओं का आमना सामना हुआ। सिकंदर अगर वीर था तो पोरस भी महावीर थे, लेकिन उनकी सेनाएं अधिक थी, प्रशिक्षित थी। पोरस के पास उतनी सेनाएं नहीं थी, फिर भी वीरता से वार किया, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन नियति के अनुसार
पोरस पोरस जो थे हार गए, सिकंदर जीत गया। लेकिन पोरस जो हैं निडर थे, एक राजा की तरह थे। हारने के बाद भी इनका मन नहीं हारा था, क्योंकि इनका मानना था कि मन के हारे हार हैं कि मन के जीते जीत। यह देखकर सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया, अरे यह कैसे आदमी है, हारने के बाद भी इसके शरीर पर ऐसा कुछ नहीं। तब सिकंदर ने पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पूछा, लेकिन आप तो राजा नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा, रामलीला से, इनके वीरता से और इनके कुशलता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के साथ दुश्मनी छोड़कर दोस्ती कर लिया और इनके साथ मिलकर आगे बढ़े। चूंकि हार चुके थे, अब हारे हुए राजा को इनका राज वापस कर दिया। संधि के अनुसार इनको भी उसका मदद करना पड़ा। 19 महीने तक ये भारत में रहा और आगे के अभियान पर चला। लेकिन उस समय मगध महाजनपद था, वहां के राजा नंद थे और उनकी वीरता, मगध की वीरता की कहानी ऐसी थी कि भुज भुज गेश की वै संगने भुजंग निसी खेद खेती खात यदि दारुण दलन के, यानी सैनिकों के ऐसे जज्बाते वीर रस की, जैसे आल्हा उदर की कहानी होती है। इस कहानियां किंवदंती के रूप में लोगों में प्रचलित थी। यह सुनकर सिकंदर के सैनिकों का मनोबल पस्त पड़ने लगा, कांपने लगे। अरे बाप, पोरस तो ऐसा किया, अब आगे का राजा तो इससे भी खतरनाक है, वहां जाएगा तो क्या होगा। सैनिकों के मनोबल को देखकर मजबूरी में सिकंदर को आगे के योजनाओं को रोकना पड़ा और जो राज जीते थे वो अपने सेनापति, इनके सेनापति का भी नाम फिलिप था, फिलिप को सौंप दिए और फिर यह वापस जाने लगे। अधूरा छोड़कर वापस जाने लगे, क्योंकि सैनिक इनके लड़ने से क्या कर चुके थे, इनकार। भारतीय वीर सैनिकों के बारे में, यानी मगध राज के सैनिकों के वीरता के बखान को सुनकर अब वापस जाने लगे। वापस जाने के समय यह बीमार पड़े और बेबीलोनिया एक जगह है, बेबीलोन, बेबीलोनिया, इसी जगह पर 323 सिकंदर की मृत्यु हो गई। आप कहेंगे ठीक है, सिकंदर को मृत्यु हो गई, आगे क्या? देखिए, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो इससे ही प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है और उन प्रश्न का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, तो मैंने बताया कि जब सिकंदर आक्रमण किया तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हर राजा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, यानी इनमें नेशनलिटी की, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, कम थी और इसलिए सिकंदर ने आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न आप ऐसे ही बनाएंगे कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब आदमी हारता है तो हारने के बाद अपने हार की पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव जब हार जाती है तो हारने के बाद वो हार के कारणों को पता करती है और उन कारणों को दुरुस्त करती है। समझ गए? लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कर देंगे। इसीलिए इन राजाओं के बीच में भी देश प्रेम जगा और ये राजा एक दूसरे से संगठित हुए और सिकंदर के राजाओं में भी नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ और अब राज नहीं बल्कि भारत साम्राज्य आगे चल के जो मगध महाजनपद था और मगध साम्राज्य की स्थापना हुई।
इतिहास के इन कालखंडों को प्रश्नानुसार हम लोग धीरे धीरे करके अध्ययन करते रहेंगे। आप नियमतः हर टॉपिक को अध्ययन कीजिए, तैयार कीजिए और अपने आप को निपुण अंक